Hello students, welcome to my class. My name is Ajay Pandey. Today we are going to start the next chapter, Dual Nature of Matter and Radiation. In this video, first I would like to explain the dual nature. As we know that some phenomena like interference, diffraction, polarization can be explained on the basis of wave nature, but many other phenomena like photoelectric effect, Crompton effect, Raman effect cannot be explained on the basis of wave nature. These phenomena can be explained on the basis of particle nature, which is given by Einstein. जैसा कि आप जानते हो, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बहुत सारी फिनोमेना हैं जो लाइट के कारण होती हैं. इनको हम वेव नेचर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जबकि बहुत सारी फिनोमेना जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, इनको हम वेव नेचर के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. इनको एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं जो आइंस्टीन ने दिया. इस तरह से लाइट है ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड wave nature. Now in this video we will study about photoelectric effect. Photoelectric effect क्या होता है इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं. इस तरह से ड्यूअल नेचर में जो आपको हमने बताया, ड्यूअल नेचर में फर्स्ट है वेव नेचर. वेव नेचर में जो फिनोमेना है आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको आप जो है वेव नेचर के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं. मनी अदर फिनोमेना लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट और रमन इफेक्ट, इन सब के अलावा हम केवल इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे. रमन इफेक्ट, ये दो तरह के नेचर हैं. वेव नेचर में हम इनकी स्टडी करते हैं और पार्टिकल नेचर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी करते हैं. इस वीडियो में हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के विषय में पढ़ेंगे. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हेन रेज ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है. व्हेन रेज ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी radiated on the surface of certain metals, electrons are emitted, electrons are ejected. This effect is known as photoelectric effect, and electrons so emitted are not known as photoelectrons, and current due to photoelectrons is known as photoelectric current. आपको इसमें हमने बताया कि जब किसी भी मेटल के सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएट होती है, इंसिडेंट होती है, उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन सरफेस से रेडिएट करते हैं. इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. और ये जो फिनोमेना है, ये जो इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है. इससे जो करंट फ्लो होती है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगेन वी वुड लाइक टू डिफाइन. व्हेन रेज ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन मेटालिक सरफेस, सर्टेन मेटालिक सरफेस, electrons are emitted. Such type of electrons are known as photoelectrons, and this effect is known as photoelectric effect. Photoelectrons
photoelectric effect and current formed by the photoelectrons is known as photoelectric current. Before studying photoelectric effect, we would like to explain photoemission. Emission of electrons. When free electrons of metallic surface attain sufficient amount of energy, they leave the surface. This phenomenon is known as emission of electrons. Again, when free electrons of metallic surface attain sufficient energy, they leave the surface of the metal. This phenomenon is known as emission of electrons. जब किसी भी मेटालिक सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी मात्रा में एनर्जी को अटेन कर लेते हैं तो वह सरफेस को लीव कर जाते हैं, सरफेस से एस्केप कर जाते हैं। यह फिनोमेना एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाती है। तो इसमें सबसे पहले ये कई तरीके से होता है। थर्माइनिक, थर्मियोनिक भी इसको पढ़ते हैं, थर्माइनिक एमिशन। When the surface of a metal is heated, electrons achieve the sufficient amount of energy. They escape the surface of the metals. Such type of emission is known as thermionic emission. जब किसी भी मेटालिक सरफेस को हीट किया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी को अटेन कर लेते हैं और वो सरफेस को एस्केप कर लेते हैं। यह तरह का एमिशन जो है थर्माइनिक एमिशन कहलाता है। नेक्स्ट इज फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, when strong electric field is applied at the metallic surface, strong electric field हम इस्तेमाल कर रहे हैं। strong electric field of order 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम। When a strong electric field of order 10 की power 8 Newton per coulomb is applied at the metallic surface, electron achieve sufficient amount of energy. They escape the surface of metal. Such type of emission is known as electric field या field emission. थर्ड जो है आपका फोटो एमिशन। फोटो एमिशन, when rays of light of suitable frequency, आपने अभी इसको पढ़ा ही, when rays of light of suitable frequency radiated on the metallic surface, electrons leave the metallic surface, escape the metallic surface. Such type of emission is known as photo emission. इस तरह से एमिशन जो है कितने तरह का होता है ये आपको हमने बताया। थर्माइनिक एमिशन, फील्ड एमिशन एंड फोटो एमिशन। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द फोटो एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसकी जो हिस्ट्री है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द Heinrich Hertz. Photoelectric effect. This was first observed by Heinrich Hertz. In 1887, Hertz in 1887। यह घटना सबसे पहले हर्ट्ज के द्वारा ऑब्जर्व की गई थी। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोडक्शन पर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा
spark occurs at the evacuated tube between the gaps of the emitter plates. वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा जो इवैक्यूएटेड ट्यूब उन्होंने लिया था, इस तरीके से एक इवैक्यूएटेड ट्यूब थी जिसमें कैथोड और एनोड थे। इसकी स्टडी आप करते समय उनको ये अगेन दिस phenomena was first observed by Heinrich Hertz in 1887 during the production of electromagnetic waves. इस एक्सपेरिमेंट का केवल नाम यहाँ दिया जा रहा है कि ये घटना उन्होंने कब ऑब्जर्व किया था। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका प्रोडक्शन में क्या था, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी जिसमें दो प्लेट्स थी, कैथोड और एनोड। उन्होंने देखा कि अगर इस पर अल्ट्रावायलेट रेस, एमिटर प्लेट जो होती है, कोई भी जो एमिटर प्लेट जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एमिटर प्लेट, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट स्पार्क अकर बिटवीन द एयर गैप बिटवीन द एमिटर प्लेट्स। ये जो यहाँ जो गैप है दोनों प्लेट्स के, यहाँ और यहाँ जो एयर गैप है प्लेट्स के बीच में, अगर अल्ट्रावायलेट रेस इस पर अगर एमिट होती हैं, इंसिडेंट होती हैं, तो यहाँ पर एक स्पार्क होता है। स्पार्क अकर्स बिटवीन द एयर गैप ऑफ एमिटर प्लेट्स। उन्होंने इस घटना को केवल ऑब्जर्व किया, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। इसका केवल एक आपको एक एग्जाम्पल दिया गया इसकी हिस्ट्री में। हिंदी में आप इसको समझिए कि जब वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी कर रहे थे, उसमें क्या था, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी और कैथोड और एनोड को बैटरी से जोड़ा गया था। इसकी स्टडी के दौरान उन्होंने देखा कि यदि कैथोड पर जो एमिटर प्लेट होती है उस पर अल्ट्रावायलेट रेज अगर पड़ती हैं, तो जो ये बीच का एयर गैप है यहाँ पर स्पार्क होता है, ऐसा उन्होंने देखा। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। वह केवल ऑब्जर्वेशन, इस फिनोमेना को हेनरिच हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया और इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद लियोनार्ड और हेल्वच, इन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और इसका जो ऑब्जर्वेशन दिया वो इस तरीके से है। लियोनार्ड कनेक्ट ये जिंक प्लेट टू ए इलेक्ट्रोस्कोप। एक ये जिंक की प्लेट थी, इसको उन्होंने एक इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट किया। इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है इसमें गोल्ड लीफ होती है जो ये शो करती है, जिसको एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से पता चलता है कि ये जो है उसमें करंट फ्लो हो रही है या नहीं। इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस which is used to detect the electric current. Its principle is based on the contraction and expansion of the gold leaf. ये gold leaf होती है, gold leaf. इसमें again I would like to explain this experiment. लियोनार्ड एंड हेल्वच कनेक्टेड ये जिंक प्लेट को लिया इन्होंने, कनेक्टेड ये जिंक प्लेट टू ए इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गोल्ड लीफ। हेल्वच ने क्या किया? उन्होंने जिंक की प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ा और डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लिया। फर्स्ट उन्होंने देखा व्हेन ये न्यूट्रल प्लेट यहां मैं लिख रहा हूं, व्हेन ये न्यूट्रल प्लेट ऑफ जिंक, न्यूट्रल प्लेट इज इरेडिएटेड विथ
अल्ट्रावायलेट रेज, इस पर जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो उन्होंने देखा इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूट्रल प्लेट पर जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो ये जो हो जाती है पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, which shows that electrons are emitted by the जिंक प्लेट। इनके ऑब्जर्वेशन को आप नोट करिए, ये क्या था। उन्होंने जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट किया। पहले उन्होंने न्यूट्रल प्लेट लिया और इस पर जब अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट होती हैं तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये पॉजिटिव हो जाती है, which shows that electrons are emitted। जिंक प्लेट पर जब न्यूट्रल जिंक प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं, यहाँ यूवी रेज लिख देते हैं, पड़ती हैं कि पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कोई भी मेटल पॉजिटिव तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन उससे निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरीके से निकलते हैं, जिससे शो होता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, जिससे शो होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये इस तरीके से दिखाया गया है। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिया, इफ नेगेटिव चार्ज, इफ नेगेटिव प्लेट इज टेकन। दूसरा, अगर इसको हमने नेगेटिव प्लेट लिया है, नेगेटिव, दूसरे ऑब्जर्वेशन में उन्होंने यहाँ न्यूट्रल की जगह नेगेटिव प्लेट लिया तो उन्होंने देखा नेगेटिव चार्ज डिसअपीयर। नेगेटिव प्लेट लिया और जब उस पर यूवी रेज पड़ती हैं तो नेगेटिव चार्ज डिसअपीयर, इसका नेगेटिव चार्ज गायब हो जाता है, नेगेटिव चार्ज डिसअपीयर, डिसअपीयर, which shows that electrons are ejected from the surface। इसका नेगेटिव चार्ज गायब हो जाना, नेगेटिव चार्ज तभी गायब होगा वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल हो जाने का मतलब ही है कि ये जो है नेगेटिव चार्ज डिसअपीयर एंड बिकम्स न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाता है। इससे ऐसा होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी वो न्यूट्रल होगी, तभी उसका नेगेटिव चार्ज डिसअपीयर होगा। इस तरह से शो करता है कि यूवी रेज जब पड़ती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। तीन ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिए थे, पहले न्यूट्रल प्लेट लिया था, इसके बाद नेगेटिव प्लेट लिया था, पॉजिटिव प्लेट जब लिया तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव जिंक प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, और अब इस पर जब पॉजिटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। पॉजिटिव प्लेट लिया, यूवी रेज जब पड़ती हैं तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। इस तरह से डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ने यह शो किया कि यूवी रेज जब भी मेटेलिक सरफेस पर पड़ती हैं तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होते हैं और ये इफेक्ट जो होता है, ये फिनोमेना जो होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। इसके आधार पर उन्होंने जो बातें ऑब्जर्व किया कि अगर अल्कली मेटल्स उन्होंने लिया, जब फिर अल्कली मेटल्स, जिंक की जगह जब अल्कली मेटल्स की प्लेट लेते हैं, एग्जाम्पल इसके जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, फिर अल्कली मेटल्स आर टेकन एज द एमिटर प्लेट। अल्कली मेटल्स का मतलब होता है, अल्कली मेटल्स सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, सीजियम। अगर अल्कली मेटल्स पूछा जाए आपसे कि किस प्लेट से कौन सी रेज के द्वारा जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना होती है, तो व्हेन अल्कली मेटल्स आर टेकन एज एमिटर प्लेट्स, देन इलेक्ट्रॉन्स आर ejected by the visible rays,
विजिबल रेज। जो विजिबल रेज होती हैं, रेंज की रेज होती हैं, उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। तो when alkali metals are taken as emitter placed, electrons are ejected, electrons are emitted by visible rays। इसी तरह से जब हेवी मेटल्स की प्लेट लेते हैं, हेवी मेटल्स का मतलब जिंक, मैग्नीशियम, इनकी एमिटर प्लेट्स जब हम लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा एमिशन होता है। अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा एमिशन होता है। और लास्ट में मोस्ट सेंसिटिव मेटल आपसे पूछा जाए, विच इज मोस्ट सेंसिटिव मेटल फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सीजियम इज मोस्ट। ये आपको एग्जाम्पल्स उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, सीजियम इज मोस्ट सेंसिटिव मेटल फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, metal for the photoelectric effect। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं लेनॉर्ड्स एंड मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस लिए, उसके आधार पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट को, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। एक्सपेरिमेंट सेटअप इस तरीके से था, इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास बल्ब, इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब एंड two metallic plates C and P। C is cathode and P is positive plate। इस एक्सपेरिमेंट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब, later glass bulb, instead of glass bulb it was taken as quartz bulb because glass bulb absorb ultraviolet rays। बाद में सबसे पहले इसको हिंदी में आप समझिए, इसमें एक इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब हुआ करता था। बाद में ग्लास बल्ब की जगह जो है क्वार्ट्ज बल्ब यूज किया गया, क्योंकि जो ग्लास बल्ब होता है वो यूवी को, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स सी एंड पी एंड ये हाई टेंशन बैटरी, इस तरीके से इसमें एक हाई टेंशन बैटरी होती है, ये हाई टेंशन बैटरी, ये की एंड ये रियोस्टेट which forms a potential divider। इस तरीके से दिखाते हैं, due to which various potential difference can be applied at the ends of the glass tube, at the ends of the plates of the glass tube। इसको आप समझिए, इसमें क्या क्या होता है। इसमें एक इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज बल्ब होता है। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है कि जिसमें कोई गैस नहीं होती है। इसमें दो प्लेट्स होती हैं सी और पी, एक नेगेटिव प्लेट और दूसरी पॉजिटिव प्लेट होती है। इसके बाद इसमें एक हाई टेंशन बैटरी होती है जो एक की और रियोस्टेट से जुड़ी होती है। रियोस्टेट का मतलब होता है, इसको हम वेरिएबल होता है, ये वेरियस पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में, इसको पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में यूज करते हैं और पोटेंशियल को बदल बदल करके इसके एंड्स के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपको हमने बताया। ए माइक्रो एमीटर इज कनेक्टेड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। माइक्रो एमीटर because the photoelectric current, strength of photoelectric current is very small. Microammeter is connected in series to measure the photoelectric current
एंड ये वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, तो इसमें इस तरह से एक माइक्रो एमीटर connected in series to measure the photoelectric current and ये voltmeter is connected to measure the potential difference at the of the ends of the tube. ये आपका सेटअप है जो आपने आपको डिस्क्राइब किया, एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं. It consists of a evacuated quartz bulb which consists of two plates, metallic plates C and P, connected with a high tension battery, a key and rheostat. Due to rheostat, we can apply various potential difference at the ends of the plate. A microammeter is connected to measure the photoelectric current and a voltmeter is connected in parallel to measure the potential difference between the plates of the tube. अब when ultraviolet view, दो तीन चीजें इसमें आपको समझना है. If we use visible rays, then it is alkali metals. C is made of alkali metals. जो एक्सपेरिमेंट के वेरियस फॉर्म्स थे, यदि हम विजुअल रेंज की लाइट यूज करते हैं तो ये अल्कली मेटल लेते हैं, और अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज यूज करते हैं तो इसको हम हेवी मेटल्स जिंक मैग्नीशियम के रूप में लेते हैं. व्हेन विजुअल लाइट इज यूज्ड, देन एमिटर प्लेट इज मेड ऑफ अल्कली मेटल्स, एंड व्हेन वी यूज अल्ट्रावायलेट रेज, देन एमिटर प्लेट इज मेड ऑफ heavy metals, zinc, magnesium, etc. इस तरह से जब यूवी रेज एमिटर प्लेट पर पड़ती हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्लेट पी. जब यूवी रेज प्लेट सी पर पड़ती हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिटेड होते हैं जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं. इफ वी इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेस एंड आफ्टर ये मैक्सिमम वैल्यू it becomes constant. This value is known as saturation current. Commonly it is known as photoelectric current. जब को हिंदी में हम आपको समझा रहे हैं, जब यूवी रेज कैथोड पर पड़ती हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं. यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है और एक निश्चित वैल्यू के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं. इसके बाद if we change the nature of the plates by changing the terminals of battery, यदि हम बैटरी के टर्मिनल्स को बदल देते हैं तो ये आपका नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है. If we change the nature of the plates by changing the terminals of the battery, then P becomes negative और ये आपका नेगेटिव हो जाता है और ये हो जाता है पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द नेगेटिव प्लेट. इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिपेल कर दिए जाते हैं. वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीजेस एंड एट ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस photoelectric current becomes zero. This is known as stopping potential. This value of potential is known as stopping potential. इसको आप समझिए, stopping potential. सैचुरेशन करंट के बाद यदि हम इनके टर्मिनल्स को चेंज कर देते हैं, बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर देते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाती है और ये पॉजिटिव हो जाती है. ये पॉजिटिव आपका नेगेटिव
और ये आपका पॉजिटिव, ये लिखा हमने, पॉजिटिव हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं वह रिपेल कर दिए जाते हैं। और यदि हम पोटेंशियल को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो एक ऐसे पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर दिए जाते हैं और इस पोटेंशियल की वैल्यू को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ दो तीन चीजें आपको ध्यान देना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऐसा क्यों है कि जो इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो एक जैसी नहीं है, वो अलग अलग है। और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो रिपेल कर दिए जाते हैं तो वह वोल्टेज जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देता है, सभी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देता है, जो सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग होते हैं उनको भी रिपेल कर देता है। देयरफॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फास्ट मूविंग काइनेटिक इलेक्ट्रॉन, the kinetic energy of fast moving electron, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ आप इसको फिर से समझिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है, सब के सब रिपेल कर दिए जाते हैं, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सबको रिपेल कर देता है। यानी जो फास्ट से फास्ट इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, उसको भी वो रिजेक्ट कर, रिपेल कर देता है। देयरफॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये हमने आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेन किया है। तो यहां हमने दो तीन चीजें आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले सैचुरेशन करंट क्या होती है। सैचुरेशन करंट जब हम लाइट इस पर इंसिडेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, एक निश्चित वैल्यू के बाद करंट जो है कांस्टेंट हो जाती है। इस करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। यदि हम टर्मिनल्स को बदल देते हैं तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपेल करना शुरू कर देता है। यदि हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होते हैं और एक पोटेंशियल की ऐसी वैल्यू आती है जिसपे सब के सब इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाते हैं और करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है। और इस तरह से पोटेंशियल की इस वैल्यू को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, इसीलिए ये सबको रिपेल कर देता है। जो फास्ट से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसको भी रिपेल कर देता है। देयरफॉर इट इज द मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इसके बाद हम आपको बताने चल रहे हैं जो वेरियस ग्राफ हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब हमने आपको अभी बताया, अमाउंट ऑफ लाइट पर यूनिट एरिया पर सेकंड। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं, ये आपका इंटेंसिटी एक्स एक्सिस पर इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यदि हम फ्रीक्वेंसी, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट इंसिडेंट करते हैं और वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हैं और पोटेंशियल कांस्टेंट, दो चीज़ें आपने ध्यान देना है। इंटेंसिटी और इन दोनों आपकी चेंज हो रही, इंटेंसिटी को हम केवल बढ़ाएंगे, शेष चीज़ें आपकी कांस्टेंट हैं। फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल कांस्टेंट, कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल, ना आप पोटेंशियल नहीं बढ़ाएंगे और फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाएंगे।
चेंज क्या करेंगे? इंटेंसिटी, कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीजें आपको हम बताएंगे किस तरह से ग्राफ ऑब्टेन करते हैं। आखिर इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है ये नहीं बता दिया बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस को भी कांस्टेंट रखा है। किसी एक निश्चित मेटल के लिए ये एक्सपेरिमेंट है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि लाइट की तीव्रता बढ़ाना, लाइट का अमाउंट बढ़ा देना पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ज़्यादा लाइट अगर इंसिडेंट होगी, ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इजेक्टेड होंगे और करंट की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। ये आपने समझना है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब अमाउंट ऑफ लाइट पर यूनिट एरिया पर सेकंड। हमने लाइट की मात्रा को बढ़ा दिया है तो करंट, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिट होंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगी और वाइब्रेशन या आपके नंबर ऑफ पर सेकंड लाइट ज़्यादा आपकी इंसिडेंट होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिट होंगे और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, करंट बढ़ती जाएगी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ आपका है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ एक एक चीजें हम आपको बता रहे हैं। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, अब इसको कैसे पोटेंशियल का ग्राफ लेना, नहीं पोटेंशियल को चेंज करना है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं। पोटेंशियल का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो करंट का रिलेशन किस तरह चेंज होगा। किसी एक निश्चित इंटेंसिटी की लाइट, यहाँ पर आपका कांस्टेंट है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और किसी एक मेटालिक सरफेस के लिए है, क्योंकि सरफेस पर भी डिपेंड करता है। तो ये फॉर ए सर्टेन मेटालिक सरफेस कीपिंग इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो ऐसे में ये ग्राफ इस तरीके से होता है। दिस इज पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम चेंज करते हैं और करंट का क्या वैल्यू होती है। पोटेंशियल को हम बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाता है, करंट बढ़ती जाती है और एक निश्चित वैल्यू पर वो कांस्टेंट हो जाती है। ये आपको हमने बताया है और ये इस तरीके से ग्राफ आता है। इसको हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी इस तरीके से। यदि हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं, करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है और एक निश्चित वैल्यू के बाद ये मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है और दिस इज नोन एज सैचुरेशन करंट। और अगर हम फिर रिवर्स जब कर देते हैं, करंट को रिवर्स करते हैं, तो ये आपका घटते घटते करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है और पोटेंशियल की ये वैल्यू आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाती है। दिस इज वी नॉट। और इस तरह से पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। हमने यहाँ कहा है इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट लिया है। इंटेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं करना है। जिस इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है वो लाइट कांस्टेंट रहेगी, उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन जो ये आपके एमिट होंगे वह समान संख्या में ही आपके एमिट होंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। शुरू में जब हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा और एक निश्चित वैल्यू से ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता रहेगा और करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और ये आपका एक निश्चित वैल्यू इस तरीके से आती है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू ये आती है। और फिर अगर हम टर्मिनल्स को चेंज कर देते हैं, यानी हम पोटेंशियल को घटाने लगते हैं, यहाँ से अगर चलते हैं ये घटते घटते पोटेंशियल में करंट यहाँ आकर के जीरो हो जाती है। दिस इज द जीरो वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी आई। इसी तरह से अगर हम डिफरेंट इंटेंसिटीज को यूज कर लें, हम कीपिंग फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कांस्टेंट। इंटेंसिटी ध्यान दीजिएगा, ये किसी एक कांस्टेंट इंटेंसिटी के लिए ग्राफ है।
मानिए 20 कुछ भी हमने इंटेंसिटी ले लिया, उसके लिए ये ग्राफ है। अगर हम 40 ले लें, 50 ले लें, इस तरह से अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो उसमें भी यही होता है कि करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है और ये इस तरीके से एक निश्चित वैल्यू के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये डिफरेंट ग्राफ है। पहले हमने किसी एक निश्चित इंटेंसिटी के लिए ग्राफ खींचा तो ये आया है। अगर इंटेंसिटी को हमने फिर बढ़ाकर फिर ग्राफ लिया तो ग्राफ इस तरीके से आता है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। और अगर और हम बढ़ाते हैं इंटेंसिटी को तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से आता है। कहने का मतलब जो सैचुरेशन करंट है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ आपको ध्यान देना है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। पहला ग्राफ, अगर किसी निश्चित इंटेंसिटी के लिए हम भिन्न भिन्न ग्राफ अगर ऑब्टेन करते हैं तो ऐसे में सैचुरेशन करंट की वैल्यू पोटेंशियल के साथ साथ बढ़ती जाती है और एक निश्चित वैल्यू पर ये कांस्टेंट हो जाता है। और इस तरह से आपका ये आता है कि I1 ग्रेटर देन I1 और ये I2 की वैल्यू ये ग्रेटर देन होती है ये किसी एक निश्चित पोटेंशियल के लिए। और इफ I1, I2, I3 इज, यहाँ आप समझिए हम क्या लिख रहे हैं। अगर ये इंटेंसिटीज का है, I1 कैपिटल से लिख रहा हूँ, I1, I2, I3 अगर ग्रेटर देन है तो इनकी जो सैचुरेशन करंट की वैल्यूज हैं वह भी ज़्यादा होती हैं। इम्प्लाइज दैट एक छोटे इलेक्ट्रिक करंट्स को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, स्मॉल I1 और स्मॉल I2 एंड स्मॉल I3। कहने का मतलब ग्रेटर द इंटेंसिटी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। इसके बाद हम आपको बताने चल रहे हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको हमने बताया था कि अमाउंट ऑफ लाइट नहीं इंक्रीज होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट पर सेकंड। आपका इंक्रीज क्या होगा, केवल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगे। इंटेंसिटी का मतलब ज़्यादा लाइट होता है और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि लाइट का अमाउंट वही रहेगा, केवल नंबर बदल जाएगा कि लाइट एक सेकंड में ज़्यादा बार इंसिडेंट होगी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हम अच्छे से आपको समझा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब अमाउंट ऑफ लाइट नहीं बढ़ना है, केवल नंबर बढ़ना है। यानी लाइट का अमाउंट अगर नहीं बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे। अगर एरिया, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया पर ज़्यादा लाइट पड़ती है और अगर ज़्यादा लाइट नहीं पड़ेगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो पर यूनिट एरिया इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, करंट बढ़ती जाती है। फ्रीक्वेंसी में पर यूनिट एरिया लाइट की नहीं बढ़ती है, एमिशन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं बढ़ता है। सैचुरेशन करंट इज अनअफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी। यहाँ एक लाइन आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो फोटो करंट इज अनअफेक्टेड बाय करंट अनअफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी, अनअफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये लाइन आप लिख लेंगे, बाय फ्रीक्वेंसी। ये आपको अच्छे से रीजनेबल तरीके से हमने बताया। इसका कारण है कि लाइट जो है वो उसकी अमाउंट नहीं बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं बढ़ता है, इसीलिए जो है करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तेज हो जाती है। ये पॉइंट्स आप समझिए। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, एक ही पॉइंट ये मेटेलिक सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक ही पॉइंट पर बार बार जब लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, डीपली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। उनको रोकने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है। उनको जब रिवर्स हम करेंगे तो हमें ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ता नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो
photoelectric current is unaffected by frequency but stopping potential increases with increasing frequency। ये दो लाइनें बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ग्राफ आपका इस तरीके से आता है कि मान लीजिए किसी भी एक फ्रीक्वेंसी के लिए हम अगर ये ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके से है, यानी फ्रीक्वेंसी, ये मान लीजिए कि आपकी कोई फ्रीक्वेंसी की लाइट है, न्यू वन है, ये न्यू वन यहां लिख दे रहे हैं न्यू वन। तो इसमें क्या होगा, न्यू वन न्यू टू हम किसी को भी बढ़ाएं, ध्यान दीजिए, अगर न्यू टू अगर करते हैं तो क्या होगा, करंट की वैल्यू यही आएगी, ये करंट है, करंट की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने बताया आपको वो बढ़ता जाएगा। इस तरीके से हमने बताया कि न्यू वन, इसके लिए मान लीजिए आपका ये न्यू वन है, न्यू वन, इसके लिए न्यू टू है और ये है न्यू थ्री। अगर हम न्यू वन लेस देन, ये न्यू थ्री आपका बड़ा है, न्यू टू उससे बड़ा है, न्यू वन उससे छोटा है, तो यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू थ्री का ज़्यादा होगा, न्यू टू का कम, ये आपको हमने समझाया है। तो ये हो गया आपका ये वी नॉट नेगेटिव पोटेंशियल, वी वन वी टू लिख रहे हैं, वी वन वी टू एंड वी थ्री। इफ यहाँ लिख रहे हैं न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री, इस तरह से है, देन V1 V2 V3, ये आपका न्यू वन के लिए सबसे कम होता है, नेगेटिव पोटेंशियल है, और ये आपका इस तरीके से होता है, ये नेगेटिव पोटेंशियल होता है, माइनस में भी आप लिख सकते हैं, नेगेटिव, इस नेगेटिव डायरेक्शन में है न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटेंसिटी पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपकी नहीं डिपेंड करती है, और लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, और उसका ग्राफ इस तरीके से आता है। तो इस तरह से अब इसमें जो रूल्स हैं, उन्होंने जो रूल्स दिए, लास्ट फाइनल इस वीडियो को हम कर रहे हैं, रूल्स जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्होंने जो नियम दिए उसको हम बता रहे हैं। और लॉज में पहला आपका है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। पहला नियम, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये ग्राफ आपको खींचा गया, उसी जो हमने समझाया उसी को समराइज में ये चार नियम दिए गए हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट या अनअफेक्टेड बाय द फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये दो हो गया। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ये हो गया। तीसरा नियम ये था, आपका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उन्होंने बताया, ये तीसरा नियम था, below the threshold frequency, below the threshold frequency, below the threshold frequency no photo emission takes place। threshold frequency no photo emission takes place, ये रूल्स हमने आपको समराइज किया है, no photo emission takes place। इसके बाद चौथा रूल ये था, देयर इज नो टाइम लैग, इट इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस फिनोमेना। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट रेज
and ejected electrons. Total energy of incident rays is transmitted to ejected electrons. यानी तुरंत की ये घटना है, इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है. ये चौथा नियम आपका है, देयर इज नो टाइम लैग, इट इज ए इंस्टेंटेनियस फिनोमेना. आप फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस फिनोमेना. और फिनोमेना नो टाइम लैग between incident ray and ejected electrons. Incident rays and ejected electrons. और ये जो टाइम लैग होता है बहुत ही कम समय का होता है, 10 की पावर -8 सेकंड्स. तो ये आपके रूल्स थे, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनकी क्या कमियां हैं और इसको कैसे इम्प्रूव किया गया. इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा. आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें.